गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अपनी क्लास 11th में फिजिक्स फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वो पहला टॉपिक आज हमारा है गति के समीकरण। कल आपको हम बताए थे कि मोशन के कितने इक्वेशन होते हैं, बताया गया था 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको बताया गया था। पहला होता है v इक्वल u प्लस ए प्लस माइनस होता है। अगर आपका जो वेलोसिटी में चेंज है अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस होता है, अगर चेंज निगेटिव हो रहा है तो क्या होता है माइनस होता है। अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस। दूसरा जो बताया गया था यस इक्वल यू टी प्लस माइनस हाफ के टी स्क्वायर, और तीसरा आपका था वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2af। बताए थे आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे, यानी देखेंगे कि ये फार्मूला हमारा कहां से मिला, कहां से प्राप्त किया गया। तो सबसे पहले हम आपको गति के समीकरण में मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक ब्रैकेट में t बराबर 0, प्रारंभ मतलब जब स्टार्ट हो, आप जानते हैं प्रारंभ के समय क्या होता है 0 होता है। प्रारंभिक वेग u है तथा वस्तु पर कौन सा बल, यह बल लगाने पर, वस्तु पर यह बल लगाने पर वस्तु का वेग t समय बाद कितना हो जाता है आपका v हो जाता है, तथा इस समय में चली गई दूरी यस है, और वेग परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्वरण आपका क्या है a। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु में त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वेग में परिवर्तन होता है। अगर किसी भी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा उसमें त्वरण क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है, अर्थात उसमें कोई त्वरण नहीं होता है। जब तक वेग परिवर्तित नहीं होगा तब तक त्वरण संभव नहीं है। अब अगर वेग धनात्मक यानी वेग अगर बढ़ता है तो त्वरण होता है, अगर वेग घटता है तो उसे मंदन बोलते हैं। अर्थात धनात्मक वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और ऋणात्मक वेग परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग अर्थात t बराबर 0 पर u है, और जब उस पर यह बल लगाया जाता है तो t समय बाद उसका वेग बढ़कर या घटकर, हम बल 2 प्रकार लगाते हैं, हम उसके अनुदिश भी लगा सकते हैं, गति के अनुदिश या उसके विपरीत दिशा में लगाते हैं। तो कहने का मतलब बल अगर हम लगा रहे हैं तो वेग परिवर्तन होगा, अगर हम गति की दिशा में लगाते हैं तो वेग बढ़ेगा, और अगर गति की विपरीत दिशा में लगाते हैं तो वेग घटेगा, लेकिन परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए यह बल लगा रहे हैं तो उसका वेग जो है t समय बाद बढ़कर या घटकर जो भी है v हो जाता है, और इस समय में चली गई दूरी हमारी क्या होती है, यस होती है, और क्योंकि वेग परिवर्तन हो रहा है इसलिए उत्पन्न त्वरण आपका क्या है a। इतना लिखने के बाद अब हमारा आएगा प्रथम समीकरण। अब प्रथम समीकरण क्या है देखिए, तो प्रथम समीकरण हम लिखेंगे यहां पर, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक पर, आपको पता है त्वरण का फार्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल अर्थात डेल्टा v अपान डेल्टा t। तो एक पर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा dv अपान dt, इसको सीधा गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा a dt इक्वल क्या हो जाएगा आपका dv हो जाएगा, अर्थात हमारा dv इक्वल क्या आ जाएगा a dt हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको सीधा गुणा किए उसके बाद दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, तो निश्चित समाकलन कैसे करते हैं अभी आप बदल नहीं पड़ेंगे, हम बता रहे हैं। देखिए आप तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन dv हो गया। निश्चित समाकलन में अपर लिमिट जो होती है ऊपर लिखा जाता है, लोअर लिमिट नीचे लिखा जाता है। अब आप सोच रहे हैं अपर लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या, हाईएस्ट लिमिट क्या है, तो आपको बता रहे हैं कि जो अंतिम वैल्यू होती है अपर होती है, तो प्रारंभ में भी हमारा कितना था u था, और बाद में कितना हो गया v हो गया, तो अपर लिमिट क्या होगा v और लोअर लिमिट हमारा क्या होगा u इक्वल।
जिसका अवकलन होता है अर्थात dt, जिस आपको बता दें उसी का केवल समाकलन होता है। तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट क्या हो गया आपका 0 हो गया। फिर ध्यान है पहले समय कितना था 0 था, बाद में समय कितना आपका है t, तो t और 0 हो गया। फार्मूला बताते हैं कि इंटीग्रेशन dx का समाकलन क्या होता है आपका x होता है। तो इंटीग्रेशन dv का समाकलन क्या हो जाएगा हमारा v हो जाएगा, और लिमिट को ऐसे लिख लेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट में के बाद a ऐसे रहेगा। dt का समाकलन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो यहाँ पर t रहेगा, यहाँ पर क्या है 0 रहेगा। अब हम क्या करते हैं इसके बाद हम यही आपकी लिमिट है उसको पुट कर देते हैं। पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस में लोअर लिमिट। तो पहले v के स्थान पे क्या पुट करेंगे v, तो v रहेगा, फिर माइनस में v के स्थान क्या हो जाएगा u हो जाएगा v माइनस 2। यहाँ पर a बाहर है, पहले t के स्थान पे t और माइनस में t के स्थान पे 0। तो यहाँ पर हो जाएगा v इक्वल, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, और ये हमारा क्या बचेगा 80। तो v इक्वल u प्लस 80, ये हमारा हो गया गणित का प्रथम समीकरण। सबसे पहले प्रथम समीकरण में वस्तु में उत्पन्न a इक्वल dv पर dt दिशा गुणा कर देते हैं, dv इक्वल a dt हो जाता है। दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करते हैं, जिसका अवकलन उसी समाकलन होता है। तो dv का समाकलन होता है, dt का समाकलन होता है। अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, यहाँ पर अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। dv का क्या होता है समाकलन v होता है, dt का समाकलन क्या होता है t होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट यहाँ पुट करते हैं माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा v इक्वल u प्लस 80। उसके बाद हम देखते हैं प्रथम समीकरण के बाद हमारा आता है द्वितीय समीकरण। प्रथम समीकरण के बाद क्या आएगा हमारा द्वितीय समीकरण। चलिए देखते हैं द्वितीय समीकरण क्या करा है। तो द्वितीय समीकरण हमारा हम क्या निकालते हैं, इसमें निकालते हैं वस्तु का वेग v पर। हम जानते हैं वस्तु के वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समांतराल ds समान dt, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ds इक्वल क्या हो जाता है आपका v dt हो जाता है। अब हम क्या करते हैं प्रथम समीकरण से v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ds इक्वल क्या हो जाता है हमारा u प्लस में 80 और ब्रेकेट के बाद हमारा क्या होता है dt हो जाता है। यानी हम केवल क्या किए, हम समीकरण 1 से v की वैल्यू पुट कर दिए। कहां से, समीकरण 1 से। चलिए क्या करते हैं ब्रेकेट खोलते हैं, dt गुणा पहले u में करेंगे, u dt हो जाएगा, प्लस में 80 का गुणा dt से करेंगे क्या होगा 80 dt हो जाएगा हमारा। अब इसके तुरंत बाद क्या होता है, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन ds हो जाएगा हमारा। अपर लिमिट ds होता है, लोअर लिमिट 0 होता है, जब समय 0 था तो विस्थापन भी 0 था। उसके बाद u बाहर हो जाएगा, केवल किसका समाकलन, जिसका अवकलन है dt का। अपर लिमिट t होता है, लोअर लिमिट 0 होता है। यहाँ पर a बाहर हो जाएगा, t अंदर रहेगा, क्यों, क्योंकि t का ही तो अवकलन हुआ है, यहाँ हो जाएगा t dt, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अब यहाँ देखिए ds का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, अपर लिमिट यस, लोअर लिमिट 0 u। dt का क्या हो जाएगा हमारा t हो जाएगा, dt का t हो गया, फिर प्लस में a, यहां पर t और dt है, तो आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1। यानी अगर से dx का x हो गया, लेकिन यहाँ x dx है, तो x dx में क्या होता है कि जो घात होती है उसमें 1 प्लस करके वही नीचे आता है। तो कहने का मतलब यहाँ t की पावर कितनी है 1, तो 1 में एक और प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा t स्क्वायर, और जो घात वही नीचे हर में आएगी। तो t की पावर 1 था, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपान में 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा। अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0। वैल्यू पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, प्लस यहाँ पर बाई 2 को बाहर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट,
यस इक्वल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूटी प्लस में क्या हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर। ये गत का कौन समीकरण है? द्वितीय समीकरण है। सबसे पहले वस्तु का वेग v इक्वल ds अपॉन dt, फिर से गुणा कर देंगे ds इक्वल क्या हो जाएगा v dt। उसके बाद हम ds इक्वल समीकरण 1 से v की वैल्यू पुट करेंगे प्लस एटी, जो भी इससे पहले हम फार्मूला निकाले थे, इसको इसमें गुणा कर देंगे u dt प्लस एटी dt हो जाएगा। दोनों पक्षों का निश्चित समाधान कर देंगे, इंटीग्रेशन ds, u बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन dt, a बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या होगा dt dt हो जाएगा। अपर लिमिट ds और 0, t और 0। उसके बाद देखते हैं ds का क्या होता है s होता है, dt का क्या होता है t होता है, और t dt क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 होता है। अब हम बताए थे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, जो आया वही हमारा फार्मूला हो गया। इस प्रकार से प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं तृतीय समीकरण क्या है।